नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अर्जुन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज एसआई का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हम लोग। तो मैं यहां रीजनिंग के प्रश्नों से शुरुआत कर रहा हूं, इसके बाद आपको कंटिन्यू जीके और जीएस के प्रश्न मिलेंगे। तो यहां रीजनिंग का पेपर 46 नंबर है। पूछा है दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 30 वर्ग है। गिनने का तरीका है 1 2 3 और 4। इन सब का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30। तो दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 30 वर्ग है। तो इसका प्रश्न का आंसर था 30। दूसरा प्रश्न जो है आपके सामने, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। एक आरएस बनने के लिए उसे कॉलेज स्नातक होना जरूरी है। एक आरएएस बनना है तो उसका स्नातक होना जरूरी है। आगे लिखा है सभी प्रोफेसर गरीब है। प्रोफेसर जो भी हैं वो सारे ही प्रोफेसर क्या हैं? गरीब हैं। आगे लिखा है कुछ गणितज्ञ प्रोफेसर है। कुछ गणितज्ञ क्या है? प्रोफेसर। गणितज्ञ का कुछ भाग क्या है? प्रोफेसर के अंदर हो रहा है। तो कुछ गणितज्ञ जो है वो क्या हो रहे हैं? प्रोफेसर हो रहे हैं। आगे लिखा है कोई कॉलेज स्नातक गरीब नहीं है। कोई भी कॉलेज स्नातक जो है वो गरीब, सभी प्रोफेसर गरीब है और कुछ गणितज्ञ प्रोफेसर हैं। ठीक है, कोई कॉलेज स्नातक गरीब नहीं है। कोई भी कॉलेज स्नातक जो है, ये कॉलेज स्नातक और गरीब आपस में टच नहीं हो सकते हैं। तो यहां इस चित्र को देखकर आपको बताना है। इस प्रश्न में लिखा है कौन सा वैध निष्कर्ष नहीं है? प्रोफेसर आरएस नहीं है और है आरएस एक गरीब नहीं है। कुछ आरएस प्रोफेसर हैं और आपके सामने है कुछ गणितज्ञ आरएस नहीं है। तो यहां इस प्रश्न में आपका जो आंसर होगा निष्कर्ष नहीं है वो है कुछ आरएस प्रोफेसर है। ये गलत है। कुछ आरएस जो है वो प्रोफेसर नहीं। तो यहां पर आपका ऑप्शन निकलेगा दोस्तों सी। तो जिन्होंने इसमें सी प्रेक्षित किया है प्रश्न संख्या 47 में, उनका आंसर बिल्कुल सही था। आगे बढ़ते हैं। 47 के बाद 48। एक सीरीज है 4, 18, 100, 180, 294 और 448। आप इनके बीच का अंतर लिखेंगे तो अंतर आएगा 14, 30, 52, 180, 114 और 154। उस अंतर का और अंतर निकालेंगे तो उसमें 6 का अंतर आएगा। अंतर का और अंतर निकालेंगे, चैट चालू कीजिए। अंतर का और अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा? तो यहां लास्ट में अंतर के अंतर से यहां लिखेंगे तो यहां 48 लिखेंगे। तो यहां जो अंतर आप निकालेंगे और उस अंतर का अंतर निकालेंगे, उन सब में 6 का डिफरेंस होगा। कितने का डिफरेंस होगा? 6 का। तो यहां आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 48 आएगा। तो जिन्होंने 48 आंसर निकाला है इस प्रश्न का श्रृंखला वाले में, उनका आंसर बिल्कुल सही दिशा में गया है। 48 ऑप्शन ए बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके है 49 नंबर, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। मैं आपको समझा दूं एक एग्जांपल में। यहां लिखा है GOAL गोल, इसको लिखा है BPM और H। तो देखो कैसे लिखा है। A में एक जोड़ा है B, O में एक जोड़ा है P, फिर G में लास्ट वाला जोड़ा है H और L में एक जोड़ा है M। तो यहां इससे ये बना है। आपका प्रश्न है SOAR, इसी प्रकार जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको A में एक जोड़ना है तो B, और फिर आपको O में एक जोड़ना है तो P, फिर आपको S में एक जोड़ना है तो T और R में एक जोड़ना है तो S। BPST इज ऑप्शन डी। तो जिन्होंने यहां BPST ऑप्शन डी प्रेक्षित किया है 49वें प्रश्न में, उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं दोस्तों 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न इधर मिलेगा आपको। चलिए इसमें इतना ही है ना, तो अपन नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट में 50वां प्रश्न आपको मिल रहा है। पचासवां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, रक्त संबंध का प्रश्न है। कमल एवं लक्ष्मण दो सगे भाई हैं। ओम तथा प्रेम एक विवाहित दंपति है। नंदिनी कमल की पुत्री है। लक्ष्मण प्रेम का पिता है। लक्ष्मण की पत्नी चंचल है और कमल की मां का नाम मधु है। ओम लक्ष्मण का दामाद है एवं दया ओम की पुत्री है। तो यहां आप समझ सकते हैं
ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, पूरा चित्र बनाऊंगा तो समय लगेगा, इतना समय मुझे पता आपके पास है नहीं, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चचेरी बहन। क्या आंसर आएगा भाई? चचेरी बहन। तो जिन्होंने रक्त संबंध के प्रश्न में चचेरी बहन आंसर प्रेक्षित किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो 50 के बाद आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या नंबर 51। यदि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, तो रीमा की आयु का अनुपात 6 वर्ष पूर्व कितना था? तो यहां आपके 51वें प्रश्न में आप इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6:13, ऑप्शन ए 6:13 इसका राइट आंसर है। तो जिन्होंने 6:13 प्रेक्षित किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 52वें प्रश्न की तरफ। यहां आपको एक पाई चार्ट दे रखा है, एक गांव की जनसंख्या वगैरह 3,60,000 दे रखी है, इसके विभिन्न व्यवसायों में पाई चार्ट दिया गया है। व्यवसाय है नौकरी, उद्योग, व्यापार, परिवहन, कृषि। लिखा है नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग निम्न में से किन व्यवसाय के योग के बराबर है? तो वह आपको नौकरी और परिवहन का योग किस अन्य व्यवसाय के योग के बराबर है? तो यह आपका प्रश्न संख्या नंबर हो गया है दोस्तों 52। तो यहां 52वें में बी आंसर आएगा कृषि और व्यापार। तो जिन्होंने बी आंसर दिया है कृषि और व्यापार के बराबर है उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो 52वें में आएगा कृषि और व्यापार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 52 के बाद ये हो गया पेपर पूरा। आगे चलते हैं 53वें प्रश्न की ओर। 53वां प्रश्न जो है दोस्तों ये है, ये 53वां प्रश्न जीके का है। जीके का भी सर सॉल्व करवा देंगे। मैं आपको 54वां प्रश्न ले चलता हूं। 53वां जीके का है। तो 54वां प्रश्न है, किसी मशीन के मूल्य का अवमूल्यन 10% वर्ष होता है, इसको 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया था, इसका वर्तमान मूल्य 8,748 है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 54वें का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहां जिन्होंने सी 12,000 आंसर निकाला है उनका आंसर बिल्कुल सही है, सी 12,000। तो ये दोस्तों मात्र प्रश्न थे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्रश्न आए हैं यहां पर रीजनिंग और गणित के। 8 प्रश्न थे रीजनिंग और गणित के। तो यहां 8 ही प्रश्न थे। अब अपन बढ़ते हैं जीके वाले पेपर की तरफ। जीके वाला पेपर सबसे पहले शुरू होता है। यहां पेपर की शुरुआत सबसे प्रथम अपन प्रश्न से करते हैं। जी पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? तो यहां पर ऑप्शन सी 171। तो यहां राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? 171 में है। तो 171 बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नंबर 2, यहां इस सूची को सुमेलित करना है। ग्राम पंचायत का गठन, समान नागरिक संहिता, कृषि और पशुपालन, न्यायपालिका का कार्यपालिका से सामने अनुच्छेद दिए गए हैं। तो यहां इसका सही आंसर होगा डी 3 4 2 1। यानी आपके सामने यहां आएगा 3 4 2 और 1। ग्राम पंचायत का गठन होता है अनुच्छेद 40 के तहत, समान नागरिक संहिता का अनुच्छेद 44, कृषि और पशुपालन का होता है अनुच्छेद 48, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण जो होता है वो अनुच्छेद 50 से होता है। तो 3 4 2 1 यानी जिन्होंने ऑप्शन डी प्रेक्षित किया है 3 4 2 1 उनका आंसर बिल्कुल सही साबित हुआ है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है? अच्छा प्रश्न है तीसरा। यह आपके सामने 91वां संशोधन 2003 में किया गया था, उसके तहत 15% कर दी गई है। तो तीसरे में जिन्होंने आंसर प्रेक्षित किया है 91वां संशोधन 2003, उनका आंसर बिल्कुल सही दिशा में गया है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहां पर प्रांतों में स्वायत्ता है, एक अखिल भारतीय संघ है, केंद्र में द्वैत शासन है, लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित कौन सी विशेषता नहीं है? प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो जिन्होंने इस प्रश्न में ए प्रेक्षित किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल ए वालों का आंसर जिन्होंने दिया है, जिसका आंसर ए में लिखा प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आंसर साथ में याद रखिएगा, क्योंकि हर एक का पेपर अलग अलग है, मतलब प्रश्न ऊपर नीचे हैं। 5वां प्रश्न, चलिए इसमें खत्म हो चुका है।
पांचवा प्रश्न आपके सामने ये हाजिर है। पांचवा प्रश्न आपको कह रहा है, निम्न में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है? राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है, पांचवा सवाल है। तो यहां लिखा है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, बी लिखा है राजस्थान का लोकायुक्त, सी लिखा है राज्य निर्वाचन आयुक्त और डी लिखा है राजस्थान का महाधिवक्ता। तो दोस्तों यहां पर ये चारों ही लोग यानी ए बी सी डी ये सभी लोग ऐसे हैं जो राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेते हैं। तो यहां पांचवें प्रश्न में ए आएगा, ये सभी लोग, ऑप्शन ए। अगला छठा प्रश्न संविधान से है। भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? भारतीय संसद का गठन, आसान प्रश्न है ये। अनुच्छेद 79 के तहत भारतीय संसद का गठन किया गया है, अनुच्छेद 79। तो जिन्होंने डी ऑप्शन प्रेक्षित किया था प्रश्न संख्या 6 में, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्न में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार, जुलाई 2021 तक का आंकड़ा है, उसके अनुसार अनुच्छेद 356 सर्वाधिक बार लगाया गया है? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। तो दोस्तों यहां अनुच्छेद 356 सर्वाधिक बार मणिपुर में लगाया गया है। तो जिन्होंने ऑप्शन डी प्रेक्षित किया है मणिपुर, उनका आंसर बिल्कुल सही दिशा में गया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और जिनकी कल परीक्षा है उनको शुभकामनाएं, और जो अभी देकर आए हैं वो अपना पेपर चेक कर लें कितने सही हैं और कितने गलत हैं। हम अपनी तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं कि हम आपको एकदम परफेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने 8 नंबर। 8वां प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत किया गया है। तो जिन्होंने इस प्रश्न का आंसर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 दिया है, उनका आंसर बिल्कुल सही दिशा में गया है। आंसर और लेके आइए। यहां जीके का पेपर थोड़ा टफ रहा है। आगे के प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। तकरीबन मैंने आपको 16 प्रश्नों का हल बता दिया है। 8-9 प्रश्न रीजनिंग के हैं और 8-9 ही प्रश्न संविधान के हैं। हाँ, सभी लोग कमेंट लिख कर भेजिए कि कैसा हुआ पेपर आपका। क्या आप पेपर कल है आपका कल परसों उस हिसाब से देख रहे हैं, या पेपर देख कर आए हैं उस हिसाब से दे रहे हैं? दो प्रश्न और है संविधान के, वो सबसे लास्ट में है 96-97। तो अपन उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहले संविधान के प्रश्न आपको पूरे बता दूं। 96-97, हाँ यहां 96 और 97 में दो प्रश्न और है आपके सामने संविधान के। 96 प्रश्न है आपका, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ है 29 अगस्त 1947। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ है 29 अगस्त 1947। तो जिन्होंने ये आंसर दिया है 29 अगस्त 1947 96 में, उनका आंसर बिल्कुल सही है। एक संविधान का प्रश्न और आया है, यानी संविधान के कुल आपके पास प्रश्न आ गए हैं 10 प्रश्न आ गए संविधान के। 8 में 9 हल करा चुका हूं, ये 10वां प्रश्न है।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकार के प्रवर्तन का अधिकार देता है? हाँ जी, 97 प्रश्न। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? तो दोस्तों यहां आपका इस प्रश्न का उत्तर रहेगा बी, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 इसका सही आंसर रहेगा। बिल्कुल अनुच्छेद 226 वालों का आंसर बिल्कुल सही है। तो मैं आपको अब तक जो प्रश्न करा चुका हूं, एक बार जो अगली भर्ती में कल परसों एग्जाम देने वाले उनको आंकड़ा बता देता हूं। मैथ्स रीजनिंग के 8 प्रश्न हैं और उसके बाद आपके संविधान के 10 प्रश्न आए हैं। अभी तक देख लो, मैथ्स रीजनिंग कितने प्रश्न आए हैं? 8। और संविधान से संबंधित कितने प्रश्न आए हैं? 10। ये 18 प्रश्न मैं आपको हल करा चुका हूं। ठीक है, आगे और प्रश्न हल करते हैं। वापस शुरुआत में जाते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट के प्रश्न आए हैं। चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है आपके सामने, निम्न में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? हाँ जी, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं। ऐसे कौन हैं? देवेंद्र सिंह, डीडी चौहान, यतेंद्र सिंह, एन.के. बैरवा। ठीक है, एन.के. बैरवा जो है ये आपके सामने राजस्थान लोक सेवा आयोग है ना, जिसका आप एग्जाम दे रहे हैं आरपीएससी, तो यहां के ये अध्यक्ष सचिव भी रहे और अध्यक्ष भी रहे, तो एन.के. बैरवा इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 69 के बाद अपने पास आंसर आ चुके हैं, तो 69 के बाद आंसर सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, 69 प्रश्न है आपके सामने, स्वराज शब्द का स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 69 का आंसर दीजिए, किसने किया स्वराज का सर्वप्रथम नाम का प्रयोग? बिल्कुल, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था दोस्तों दयानंद सरस्वती ने। तो जिन्होंने 69 में डी बताया है 69 में, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 70 नंबर, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो दोस्तों गीदड़ नृत्य जो प्रसिद्ध है वो शेखावटी क्षेत्र का है। तो जिन्होंने एक ऑप्शन दिया है शेखावटी, उनका आंसर बिल्कुल सही है, ए शेखावटी। अगला प्रश्न आपके सामने, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? भीमशाह, आदिनाथ, विमल शाह, नेमिनाथ। तो 71 जो है दिलवाड़ा में जैन मंदिर, दिलवाड़ा माउंट आबू है ना, तो यहां पर जैन मंदिरों का जो निर्माण है वो विमल शाह ने करवाया था। तो दोस्तों ऑप्शन 3 विमल शाह बिल्कुल सही है। तो जिन्होंने विमल शाह दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। आप सबसे निवेदन है चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। सर्वप्रथम और सटीक आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक मैं 100 प्रश्नों में से लगभग 24-25 प्रश्नों के हल बता चुका हूं। अगले आधे एक घंटे में आपको पूरे 100 प्रश्नों का हल आपके सामने मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानड़ देव प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है? पंडित जीवाधार, भट्ट जगजीवन, वीर भाण और पद्मनाभ। तो यहां पर कानड़ देव प्रबंध का जो है नामक काव्य है, इसका जो लेखक है वो है पद्मनाभ। ऑप्शन डी पद्मनाभ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पेपर काफी कठिन है बिल्कुल। इससे पहले हमने प्रातःकालीन हिंदी का पेपर सॉल्व करवाया था, तो हिंदी के पेपर में काफी विद्यार्थी 70, 80, 85 सही करके आए थे। लेकिन अभी मुझे पेपर का आंकड़ा देख के लग रहा है कि 50-55 तक आंकड़ा सीमित होने वाला है। और ये SI में हमेशा होता है, हिंदी में लोग 200 में से 160, 170 नंबर लेके आ जाते हैं, लेकिन जीके में आपका मामला 100, 110 तक सिमट कर रह जाता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों कानड़ देव प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन था? पद्मनाभ था। आगे 73वां प्रश्न है, दादू पंत की प्रमुख पीठ कहां स्थित है? तो दादू पंत की प्रमुख
पीठ जो है दोस्तों वो नरेना में स्थित है। तो जिन्होंने नरेना आंसर प्रेक्षित किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अभी आपको आंसर पूरे डिटेल से नहीं बताया जा रहा है क्योंकि सभी लोग इच्छुक हैं ये जानने के लिए कि प्रश्न का स्तर कैसा है, और जो पेपर देकर आए हैं वो अपना आंसर चेक कर रहे हैं, और जो कल देने वाले हैं वो लेवल देख रहे हैं कि किस किस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता दोस्तों आप सबको पता है विजय सिंह पथिक। तो जिन्होंने आंसर विजय सिंह पथिक दिया है 74 में, उनका आंसर बिल्कुल सही है, विजय सिंह पथिक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पेपर लेते हैं अपन 75 से। 75वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने कराया? बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण जो है रानी नाथावती ने कराया। रानी नाथावती, ऑप्शन सी जिन्होंने प्रेक्षित किया है रानी नाथावती, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ख्वाजा मुआइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या। देखें, ख्वाजा मुआइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या 18, 15, 12 या 9। तो दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा डाउटफुल है, इसको अपन बाद में वापस देखते हैं, इसका आंसर अभी परफेक्ट नहीं पता है। 77 तिवारा कर वसूला जाता था। तिवारा कर, तो तिवारा कर दोस्तों जो है यहां दिवाली और होली जैसे पर्वों पर वसूला जाता था तिवारा कर। नाथ द्वारा का मूल नाम था, नाथ द्वारा का मूल नाम था दोस्तों सिहाड़। नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था भाई? सिहाड़। तो जिन्होंने नाथ द्वारा का मूल नाम सिहाड़ आंसर प्रेक्षित किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। आसान अगला सवाल, 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है? सवाई माधोपुर, बूंदी, झालावाड़ और कोटा। तो इसका सही आंसर है 84 खंभों की जो छतरी है वो बूंदी में है। 84 खंभों की छतरी कहां है? बूंदी में है। तो जिन्होंने बूंदी प्रेक्षित किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। जहां तक मेरी नजर जा रही है लगभग 1500 लोग लाइव देख रहे हैं मुझे, लेकिन लाइक करने में थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, हम लोग आपके लिए मेहनत करके सही समय पर सटीक आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इस चैनल के प्रति आप इसको एक लाइक जरूर करें, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। आगे 80 प्रश्न है। निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है? बड़ा आसान है, गागरोन का जो दुर्ग है ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन का दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो बिल्कुल सही है गागरोन। आगे दोस्तों बढ़ते हैं 81 क्वेश्चन की ओर। ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप सभी की अभी जिज्ञासा केवल इतनी है कि आंसर की क्या है। बाकी अपन डिटेल से परीक्षा खत्म होने के बाद और गहराई से चर्चा कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की राज्य में स्थिति मिलान कीजिए। राष्ट्रीय उद्यानों की राज्य में स्थिति मिलान कीजिए। तो यहां इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन दोस्तों सी, BADC। BADC यानी फर्स्ट नंबर पे आएगा बी, यानी कार्बेट जो है वो कहां है भाई? उत्तराखंड में है। और सेकंड पे आएगा भाई ए, यानी कान्हा उद्यान कहां है? मध्य प्रदेश में है। और गिर आएगा भाई डी, गुजरात में है। और है बांदीपुर, बांदीपुर कहां है भाई? कर्नाटक में है। तो जिन्होंने BADC यानी ऑप्शन सी प्रेक्षित किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या नंबर 82। क्या पूछा गया है? भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? जूट का सर्वाधिक उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है? आसान है, पश्चिम बंगाल राज्य जो है वो भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है। बिल्कुल पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। एक बार आपके पास कोई ग्रुप हो तो वीडियो को ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि हम और अधिक विद्यार्थियों के साथ इस क्लास को और भव्य और यादगार बना सकें। तो वो आंकड़ा ज्यादा दूर नहीं है, 1600 है, आप प्रयास करें तो 2000 अभी पहुंच सकता है आप सबके सहयोग से। चलिए अगला प्रश्न है 83। महात्मा गांधी निम्न में से किससे संबंध नहीं थे? युगांतर, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हिंद स्वराज। महात्मा गांधी निम्न में से किससे संबंधित नहीं थे? तो यहां नहीं थे पूछा है,
तो बताइए 83 में किससे संबंधित है? नहीं थे भाई। इंडियन ओपिनियन से थे, यंग इंडिया से थे, हिंद स्वराज से थे, किससे नहीं थे? युगांतर से संबंधित नहीं थे। तो जिन्होंने यहां युगांतर दिया है ऑप्शन ए, उनका आंसर बिल्कुल सही दिशा में गया है। अगला प्रश्न है 84, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्न में से कौन सा नहीं है? मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में कौन सा सही नहीं है? तो यहां पे है रवाज, मसक, सतारा और अलगोजा। तो कौन सा मुंह से नहीं बजाया जाता है? तो यहां दोस्तों ये ऑप्शन ए, ये आपके मुंह से नहीं बजाया जाता है। मसक बजाया जाता है, सतारा बजाया जाता है, अलगोजा बजाया जाता है। तो जिन्होंने ए आंसर प्रेक्षित किया है उनका आंसर बिल्कुल सही दिशा में गया है। अगला प्रश्न है 85, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी? वीएल मेहता, लाला शंकरलाल, जमनालाल बजाज और जीडी बिड़ला। स्वतंत्रता आंदोलन के समान इनमें से कौन सा उद्योगपति ऐसा है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता को नहीं स्वीकारा था? तो वो दोस्तों हैं आपके वीएल मेहता। वीएल मेहता ने कांग्रेस की सदस्यता को स्वीकार नहीं किया था। बिल्कुल ऑप्शन ए वीएल मेहता प्रेक्षित किया, बिल्कुल सही है। यहां आपके सामने 85 हो चुके हैं। अगली स्लाइड में चलते हैं 86 की ओर। धैर्य बना के रखें और आराम से शांति से पेपर को अटेंड करें। जिनके कल हैं वो भी अटेंड करें, जो आज देख के आ चुके हैं वो अपना मूल्यांकन करें। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रमों में कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? राजस्थान में पूछा है और वो कौन सा नहीं है? भारत सरकार का उपक्रम नहीं है। श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर, मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर, सांबर सॉल्ट लिमिटेड सांबर और इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड कोटा। तो ऐसी कौन सा राजस्थान में उद्योग है जो भारत सरकार से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जो है, ये उद्योग जो है राजस्थान में स्थित है, लेकिन ये भारत सरकार का उपक्रम नहीं है, है ना। ये राजस्थान सरकार का उपक्रम है, भारत सरकार का नहीं है। बाकी तीनों राजस्थान में स्थित हैं, लेकिन ये तीनों ही भारत सरकार के उपक्रम है। श्री गंगानगर शुगर मिल्स राजस्थान सरकार का उपक्रम है। निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना सिद्धमुख, जवाई, सोम, कमला, अंबा और पाचना। तो यहां दोस्तों सोम, कमला और अंबा ये तीनों ही आपके सामने डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजनाएं हैं। सोम, कमला और अंबा। तो जिन्होंने सोम, कमला और अंबा आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही दिशा में गया है। आगे प्रश्न संख्या नंबर 88, भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। तो यहां आप प्रश्न में तुक्का लगा सकते थे। आपनो राजस्थान जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी कैटनोप्लसिस के रूप में प्रसिद्ध है? सूती कपड़ों की राजधानी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? मुंबई, नागपुर, सूरत और राजकोट। तो दोस्तों यहां पर मुंबई जो है ये आपके सूती कपड़ों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। मुंबई सूती कपड़ों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों 90 नंबर, निम्न भारत के रेलवे जोन को उनके मुख्यालय से मिलान कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, उम्मीद है आपको पूरा दिख रहा होगा। यहां रेलवे जोन दे रखे हैं और उनके मुख्यालय कहां हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। एक बार पढ़ लीजिए प्रश्न को पूरा अच्छे से। तो ए ऑप्शन इसमें जिन्होंने प्रेक्षित किया है उनका बिल्कुल सही है। जो सबसे पहले दक्षिणी जोन है इसका मुख्यालय जो है दोस्तों, ये दक्षिणी जोन का मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है। उसके बाद यहां पर मध्य रेलवे का जो जोन है वो मुंबई में है और उसके बाद उत्तर पश्चिम का जो मुख्यालय है वो उत्तर पश्चिम का मुख्यालय जयपुर में है और रेलवे का जो पूर्वी मुख्यालय है वो आपके दोस्तों चेन्नई में है, सॉरी कलकत्ता में है ना,
कहां है भाई? कलकत्ता में। ठीक है, तो यहां आंसर आएगा BADC। तो BADC ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बिल्कुल ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है। BADC चौधरी नागौर वाले बिल्कुल सही आंसर प्रेक्षित कर रहे हैं। दोस्तों आपके सहयोग से यहां अब तक आप 2100 लोगों को लाइव लेके आ चुके हैं। मैं आपसे और आशा करके बैठा हूं कि आप और अधिक व्यक्तियों को लाइव जोड़ेंगे और आज की इस क्लास को यादगार बनाने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद है आप अपनी जिम्मेदारी समझ रहे होंगे कि इस वीडियो को कम से कम आप एक लाइक ठोक सकते हैं। स्वेज नहर किनको जोड़ती है? तो दोस्तों स्वेज नहर किनको जोड़ती है? भूमध्य सागर से लाल सागर, भूमध्य सागर से काला सागर, लाल सागर से काला सागर, अंध महासागर से प्रशांत सागर। तो जिन विद्यार्थियों ने भूमध्य सागर से लाल सागर आंसर प्रेक्षित करके आए हैं उनका नंबर पक्का है। ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न 92, राजस्थान के खनिज संसाधनों तथा उनके उत्पादक स्थलों का मिलान कीजिए। टंगस्टन, मैग्नीज, तांबा, सीसा, जस्ता, इनको सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्या आंसर होगा दोस्तों इसका सही? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या कहता है कि टंगस्टन जो है वो डेगाना में होता है। टंगस्टन कहां होता है? डेगाना में होता है। मैग्नीज जो है वो आपके लीलवानी में होता है। तांबा जो है दोस्तों डी, ये खेतड़ी सिंगाना में होता है। और लास्ट बचा है सीसा और जस्ता जो कि जावरमाला में होता है। तो जिन्होंने आंसर BADC प्रेक्षित किया है उनका नंबर पक्का हो गया है और यह बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न आपके सामने 93 है। पर्वतों और उनकी स्थिति वाले देशों का मिलान कीजिए। पर्वत का नाम और सामने देश दे रखा है, आप उनका मिलान कीजिए। तो यहां पिनाइन जो है वो इंग्लैंड में है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में है, बिल्कुल सही है। एप्लिशियन ब्राजील में है, बिल्कुल गलत है। तो यहां जो पर्वतों के नाम और देश दे रखे हैं इनमें ए और बी सुमेलित है। ए और बी बिल्कुल सही है। ए इंग्लैंड और बी न्यूजीलैंड सही है। तो जिन व्यक्तियों ने ए और बी यानी जो आपके इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी दे रखा है वो बिल्कुल सही दिशा में गए हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 94। निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर दोस्तों माउंट एल्ब्रुस है। माउंट एल्ब्रुस ये यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। बिल्कुल जिन्होंने माउंट एल्ब्रुस किया है उनका नंबर पक्का है। अगला प्रश्न के लिए अगली स्लाइड करते हैं दोस्तों। इस अगली स्लाइड में प्रश्न संख्या नंबर 95 कह रहा है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसमें एक तो जालोर आता है, एक पाली आता है, एक जोधपुर आता है, एक नागौर आता है, एक सीकर आता है और एक झुंझुनू आता है। तो जिन्होंने सी प्रेक्षित किया है जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। 97 भी पढ़ चुके हैं अपन। आगे प्रश्न है आपका 98। नागोया औद्योगिक प्रदेश कहां है? मलेशिया का, दक्षिण कोरिया का, चीन का, जापान का? सब नाम एक जैसे ही है, सबकी शक्लें भी एक जैसी है, छोटी छोटी आंखें हैं, लेकिन ये नागोया औद्योगिक प्रदेश जो है वो जापान देश का है। ऑप्शन 4। तो जापान जिन्होंने प्रेक्षित किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 99। विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2004 का आयोजन किया गया था? विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन? बहुत पुराना पूछ लिया है। 2002 का बिल्कुल जोहान्सबर्ग में किया गया था। ऑप्शन 2। 2002 का आयोजन, विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जोहान्सबर्ग, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार हैं। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित जो पठार हैं दोस्तों वो है बोराट के पठार।
ऑप्शन सी, बोराट के पठार जिन्होंने प्रेक्षित किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। कुछ प्रश्न दोस्तों जीके के और शेष रह गए हैं जो जल्द आपके सामने होंगे। उम्मीद है जिनके कल परीक्षा है उनको आइडिया लग गया होगा कि वो किस बड़े पहाड़ का सामना करने वाले हैं। जीके का पेपर थोड़ा टफ रहा है। हिंदी में सब बहुत ही मजा आया था, सब लोगों ने कहा 70 सही हुए, 80 सही हुए, 85, 90 वाले भी थे। लेकिन जीके में जाके थोड़ा सा मामला टफ होता जा रहा है और ये एसआई की पहचान है कि हमेशा से ऐसा होता आया है कि जीके के प्रश्न हमेशा टफ रहे हैं। आगे आपके सामने आर्थिक समीक्षा, बजट के बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, तो थोड़ा सा समय लग रहा है, आगे वाले प्रश्न आ रहे हैं। उम्मीद है आप धैर्य बनाए रखेंगे। बस कुछ ही क्षणों में अगले प्रश्न आने वाले हैं, तब तक आप मेरे साथ कुछ हताई कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा है तो। ज़्यादा समय मुझे पता आपके पास है नहीं, क्योंकि कुछ लोगों की परीक्षा हो चुकी है, उनके पास समय है, वो आंसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जिनकी कल और परसों होने वाली है उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन आगे वाले प्रश्न कुछ क्षण में आ रहे हैं, तो आप अपनी कुछ बातें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं लाइव चैट में लिखकर कि आपने पेपर दिया है, कैसा हुआ है, या कल आपका पेपर है तो आपके मन में क्या शंका है। चैट नहीं चल रही भाई, चैट चालू कीजिए, रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है। सर 100 नंबर में पठार और के बारे में बताइए। अच्छा, फटाफट कराओ, समय नहीं है। वो तो मैं कह रहा हूं, कुछ अगले प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने। चंदा डांगी कह रही मैंने तो फॉर्म ही नहीं भरा है, आगे की तैयारी के लिए पेपर देख रही हूँ। बहुत बढ़िया, आपको शुभकामनाएं। हाँ, एम कुमार बिश्नोई फटाफट ही करा रहे हैं, मैंने लगभग काफी प्रश्न कराए हैं, कुछ बीच के प्रश्न छूट गए हैं, वो प्रश्न आ रहे हैं, उसमें डाले जाएंगे। राकेश सर, सब बच्चों को धन्यवाद बोलो। अच्छा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज का स्नेह और प्रेम देने के लिए। लेकिन अभी आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ और प्रश्नों के उत्तर बाकी है जो आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होने वाले हैं। उनका उत्तर निकालने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि वो आर्थिक समीक्षा और बजट के बहुत ही खतरनाक वाले प्रश्न हैं। तो मैं चाहता हूं मैं आपके सामने उनका सटीक उत्तर पेश करूं। 60 के पास, 60 के आसपास आ रहे हैं, 60 नंबर या 60 प्रश्न सही हो रहे हैं। 60 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं 100 में से, तो काफी अच्छा स्कोर है। इस पेपर का लेवल देखते हुए जिन्होंने 60 सही किए हैं उनका सेफ जोन हो सकता है। तो 60 वालों का काफी सेफ जोन है। तो दोस्तों अपन प्रश्न यहां तक पहुंच चुके हैं, वापस शुरुआत में चलते हैं। तो दोस्तों यहां 9 तक प्रश्न कर चुके थे अपन। 10वां प्रश्न जो आपका है, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो दोस्तों जस्टिस जगत सिंह जो है ये राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं। तो यहां जिन्होंने बी आंसर प्रेक्षित किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। 11वां प्रश्न आपके सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के पश्चात बरकतुल्लाह खां को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यहां आंसर है मोहनलाल सुखाड़िया को। मोहनलाल सुखाड़िया को त्याग पत्र देने के तुरंत बाद बरकतुल्लाह खां को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, जिनके नाम से स्टेडियम जोधपुर में है। राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबीय मामलों में निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? तो यहां पर उपाध्यक्ष जो है ना, उपाध्यक्ष जो है वो प्रमाणित कर सकता है। तो बिल्कुल उपाध्यक्ष आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 13 नंबर है दोस्तों आपके सामने। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन
अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है। तो 13वें प्रश्न में है राजेश बालिया जो हैं ये अन्य किसी राज्य में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन डी राजेश बालिया बिल्कुल सही है। आगे दोस्तों आपके सामने प्रश्न संख्या नंबर 14 आएगा। अच्छे अच्छे प्रश्न अब आपके सामने अभी आना शुरू हुए हैं, अब तक तो सामान्य प्रश्नों की श्रेणी थी। अगला है मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक कितना है। तो आंकड़ों का प्रश्न है दोस्तों। तो जिन्होंने 0.820 आंसर दिया है ऑप्शन ए 0.820, उनका आंसर बिल्कुल सही दिशा में गया है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने भारती सर होंगे, तो आपको प्रश्नों का फटाफट उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। देखो यार इकोनॉमिक्स आ गया इसलिए मेरे को आना पड़ा है ना। कुछ क्वेश्चन बहुत मतलब अच्छे लेवल के आए इसलिए मेरे को बताना पड़ेगा ये कौन सा गरीबी का कारण नहीं है। तो देखो इसमें सामाजिक समावेश जो है सोशल इंक्लूजन, इससे कोई गरीबी का कोई मतलब लेना देना नहीं है। ठीक है, ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता ये सब गरीबी के कारण है। फिर देखो सीमावर्ती क्षेत्र विकास बीएडीपी राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉक के अंदर कार्यान्वित किया गया है। तो देखो ये वही है अपने माडा, और वो कार्यक्रम नहीं है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बॉर्डर एरिया पे अपने कौन है, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर। तो यही आंसर होगा है ना, बिल्कुल सही था। फिर देखो सरकारी बजट कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है। देखो सरकारी बजट का एक बजट आपने पढ़ा हो है ना, तो बजट के अंदर घाटे का बजट सरकार लेके आती है मंदी की स्थिति से निपटने के लिए। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, जीडीपी में वृद्धि भी करनी है। आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सरकार को चाहिए ही चाहिए। आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण, इसका क्या लेना देना बजट से, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। आय और संपत्ति के पुनर्वितरण से बजट का क्या लेना देना है। कोई कानून बनाना है तो वो तो संसद बनाएगी, बात समझे। फिर देखो राष्ट्रीय आय के मापन की एक समस्या नहीं है। देखो राष्ट्रीय आय के मापन के अंदर बहिष्करण और समावेश की समस्या है। जैसे जीडीपी, जीएनपी, कुछ चीजें शामिल की जाती, कुछ चीजें छोड़ी जाती है। व्यक्तियों की आय में अंतर, बिल्कुल सही बात है। अपना ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसकी समस्या है। दोहरी गणना की भी समस्या है। कई बार जो होता है अपन जब जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं या जीएनपी की करते हैं, दोहरी गणनाएं हो जाती है, उसको भी अपन को सही करना पड़ता है। पर देखो त्रुटिपूर्ण अभिलेख, यह समस्या अब राष्ट्रीय आय में नहीं है, क्योंकि जब जीडीपी की कैलकुलेशन करनी है तो फिर हमें वही जो आंकड़े हैं वो लेके आने हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। आपको लग रहा होगा कि ये तो होती होंगी गलतियां, तो होती होंगी, गलतियां नहीं होती यहां पे, बात समझ रहे हो। साख नियंत्रण का गुणात्मक उपाय है। आरबीआई की ये पॉलिसी है कि आरबीआई बाजार में तरलता को नियंत्रित करता है। तरलता नियंत्रित करने के 2 तरीके, मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय में क्या, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर है ना, ये सारी, और बाजार की, खुले बाजार की जो प्रक्रिया है। जबकि आप देखिए मार्जिन आवश्यकता है, यानी कि जब आरबीआई निर्देशित करता है छोटे बैंकों को कि आप इतना ही फंड जो है बाजार में रिलीज करेंगे, ये जो है ये गुणात्मक उपाय है, बात समझ रहे। तो सही था इसका ए ऑप्शन सही था। थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है। 20वां नहीं गणित का नहीं है, ये करंट अफेयर्स का है, ठीक है। मातृवंदन योजना के तहत लाभार्थियों को महिलाओं के पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है। अच्छा सवाल था ये सवाल, सही आंसर इसका 5,000 रुपए। 3 चरणों के अंदर ये पैसे मिलेंगे, जिसके अंदर 1,000, 2,000 और 2,000 ऐसा पैसा मिलेगा। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में कौन से कथन सत्य नहीं है। पहला है राज्य के घरेलू उत्पादन के अनुसार वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर 2020-21 में 4.11% रही, ये सही नहीं है। अपने एक तो पहली बात तो नेगेटिव में थी और 4.11 स्थिर कीमतों पे नहीं थी, बात समझ रहे। सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर क्षेत्रफल योगदान सेवाओं का 42.40% है, बिल्कुल सही है, बी इसमें सही है। फिर देखो वर्ष 2019-20 में देखो यहां पे एक जोरदार बात हुई है। वो जोरदार बात क्या हुई, इन्होंने 1 साल और पीछे की आर्थिक समीक्षा पूछ ली। अभी 2020-21 चल रहा है, इन्होंने कहां पहुंच गई है, 2019-20 में पहुंच गए।
और 19-20 में अपना जीडीपी जो है वो 3.77 रहा था। ये सही बात है, बात समझ रहे? और सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर न्यूनतम रहा है, नहीं, ये बात गलत है। इस बार सकल अपनी जो नई वाली आर्थिक समीक्षा थी ना, उसमें स्थिर कीमतों पर सबसे कम योगदान उद्योग क्षेत्र का था, कृषि क्षेत्र का नहीं था। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखो तो आपका बी सही है और सी सही है ना? बी और सी दोनों दूसरे ऑप्शन में पड़े हैं। ये दो ऑप्शन सही थे। बहुत अच्छा सवाल आया यार आर्थिक समीक्षा का, मतलब आप हल्के में नहीं ले सकते इनको, हल्के में बिल्कुल नहीं हो सकता था ये सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन धारा योजना का संबंध देखो, जीवन धारा योजना के अंतर्गत क्या है कि ये कई प्रकार की जो जांच सुविधाएं हैं और कुछ 144 प्रकार की कुछ दवाएं हैं वो आम जनता को जो है वो अवेलेबल कराई जाएगी। तो ये कौन सी है? जीवन धारा योजना। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, फिर देखो ठीक है, ये भी आ गए। ये तो बहुत बढ़िया सवाल था यार, ये कितना आसानी से हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे। देखो मेरे को इसमें एक पकड़ में आ गया था। एक पकड़ में कौन सा है? ये वाला राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम जो है, इसको पैसा एडीबी दे रहा है। इसको पैसा कौन दे रहा है? इसको पैसा एडीबी दे रहा है। तो यहां पे क्या हुआ कि बी में 2 यहीं पे था पहले ऑप्शन में, इससे सारे के सारे पकड़ में आ गए। ठीक है, वानिकी जैव विविधता परिषद को एनडीबी, राजमार्ग निवेश कार्यक्रम जो है वर्ल्ड बैंक, और ये रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र का जो पुनर्निर्माण है उसके लिए जापान जो है जायका वाला वो दे रहा है। तो इसका ए ऑप्शन सही था। इसमें चारों साथ साथ में लिखे हुए थे, 1 2 3 4 सामने सामने लिखे हुए थे। बात समझ रहे? इसमें सामने सामने लिखा हुआ था सब कुछ। अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो एम सैंड की नीति 2021 का उद्देश्य क्या है? देखो राज्य के अंदर अवैध बजरी का जो खनन बढ़ा उसको सुधारने के लिए क्या है कि जो माइनिंग वगैरह के अंदर जो खनन वगैरह किया जाता है उसका उपयोग करके आर्टिफिशियल बजरी जो है वो बनाकर बाजार के अंदर, ये नदी के किनारों पर जो अवैध बजरी खनन होता है, अब निर्माण कार्य के लिए भी बजरी जरूरी है, उसको रोकने के लिए बनाया गया था। तो प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों के खानों से निकलने वाले अपशिष्ट वेस्ट की समस्या का समाधान करना था। बात समझ रहे? अच्छा क्वेश्चन था ये एम सैंड का। ये यार बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे। लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो मुद्रास्फीति 2 तरह से आ रही है, लागत जनित आती है और मांग जनित आती है। लागत का मतलब क्या है? कोई चीज का अपन उत्पादन करते हैं उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, मतलब उत्पादक को ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। ज्यादा खर्चा करना है तो वो महंगा करके बेच देता है। तो देखो उत्पादन तथा पूर्ति में उच्चावचन, यानी कि डिमांड और सप्लाई के अंदर क्या गैप आ रहा है? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो मुद्रास्फीति होनी है। घाटे की वित्त व्यवस्था, इसको भी डिस्कस करते हैं। करों में वृद्धि, देखो अगर करों में वृद्धि होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जब सरकार आपसे टैक्स ज्यादा वसूलेगी किसी भी चीज का, जैसे अभी पेट्रोल के ऊपर अपन ज्यादा टैक्स लेते हैं, सरकार भी लेती है, केंद्र भी लेता है, राज्य भी लेता है, पेट्रोल महंगा बिक रहा है, तो यह भी मुद्रास्फीति का एक कारण है। तेल की कीमतों में वृद्धि, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें वृद्धि हुई है तो हमारे बाजार पर भी सीधा असर पड़ता है। पर देखो घाटे का बजट या घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे का बजट हमेशा लाया जाता है मंदी के दौर में। ये क्वेश्चन यहां से सॉल्व होगा। घाटे का बजट मंदी के दौर में लाया जाता है, और मंदी कब होती है? जब बाजार में कैश नहीं है। सरकार चाहती है कि बाजार के अंदर कैश डाला जाए, है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा। अच्छा सा क्वेश्चन था यार, ये बहुत अच्छा सवाल था। कई लोगों को करों में वृद्धि लग रहा होगा, पर कर में वृद्धि करते ही जो है आपके सभी चीजें महंगी हो जाएंगी। इसमें कोई ये तो लिखा नहीं प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर, ठीक है? तो करों में वृद्धि करने से चीजें महंगी होंगी, सही बात है ये। ओके, असंगठित केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्रों के लिए के हेतु केंद्रित नहीं है? यार इसमें थोड़ा सा देखो, मैं सही बात बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है। एक्चुअली ये 3 स्कीम जो है, अटल पेंशन योजना, स्वावलंबन और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये तीनों योजनाएं जो है ये असंगठित क्षेत्रों के अंदर चलने वाली पेंशन स्कीम है। ये तीनों पेंशन स्कीम है, बात समझ रहे हैं? और तीनों असंगठित क्षेत्रों के लिए, मतलब जो जैसे मजदूर हैं या रेडी वाले हैं उनके लिए।
परंतु ये दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना जो है तो ये भी स्किल डेवलपमेंट का है ताकि लोग अपना शुरू कर सके। तो असंगठित क्षेत्रों के लिए मतलब डायरेक्टली नहीं है भाई, ये तीनों प्रत्यक्ष रूप से जो है असंगठित क्षेत्रों की पेंशन योजनाएं है, बात समझ रहे। जबकि दीनदयाल उपाध्याय जो है स्किल डेवलपमेंट है, अभी स्किल डेवलप होगी, काम तो बाद में मिलेगा। तो इस वजह से इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर पहला रहेगा। ठीक है, ओके। हाँ, फिर देखो नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो नैनो टेक्नोलॉजी के जनक के रूप में फेमस है रिचर्ड फेमन। रिचर्ड फेमन के साथ इनके सहयोगी थे, और जापान का भी एक वैज्ञानिक था, पर रिचर्ड फेमन को अपन ये टैग देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक जो है ये एलेक्स जेफरी और इनके जो सहयोगी थे इन्होंने विकसित की थी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप समझते ही हो, लार के और खून के और वीर्य के नमूने इकट्ठे करना और उनसे डीएनए के मिलान करना। भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया था? 2014 के अंदर नीति आयोग की घोषणा हो गई थी और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने जो है योजना आयोग के स्थान पर काम करना शुरू कर दिया था। अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक प्राप्त करता है, यह भी बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या होता है, शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्ट दो तरीके से होता है। एक होता है कि आपने क्या किया, सेफ साइड रखी और शेयर बाजार के अंदर जो पैसे दिए ना वो ब्याज पे दिए कंपनी को, कंपनी ब्याज सहित आपको पैसे लौटा देती है। पर इसने क्या बोला, आपको वो ऋण देना होता है बैंक को, पर इसने बोला निवेश। जहां पे निवेश आ जाता है ना वहां पे आपको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड को बोलते हैं अपन लाभांश। कई बार क्या होता है कि आपको बोनस शेयर भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि आपको लाभांश जो मिल रहा है उसके साथ साथ बोनस शेयर देकर भी कंपनी जो है अपनी वो जो पॉलिसी है कि कस्टमर्स जो हैं उनको हमें बराबर का हिस्सेदार बनाना है, यही तो शेयर बाजार की कहानी है। तो इसका सही आंसर होगा सी, इसका सही आंसर सी होगा। चंद्रमा पर ले जाने वाला भाई 1969 के अंदर वो नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन कौन से विमान से गए थे? वो गए थे इससे अपोलो 2 से। अपोलो 1 तो फेल हो गया था, अपोलो 2 जो था वो सही पहुंचा था। फिर देखो राजस्थान में एनबीपीजीआर जो ये प्रादेशिक केंद्र है ये स्थित है दोस्तों आपका जोधपुर में। ये कहां स्थित है? जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष स्थापित हुआ? ये हुआ 1983 में, 1983 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट देखो हिमरक्षी क्रिप्रोटेक्टेंट की तरह उपयोग में नहीं आता है। देखो एक सही बात बताऊं, ये क्वेश्चन था इंटेलिजेंसी का। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन शायद ही कोई पढ़ के आया होगा, पर देखो थोड़ी बहुत अगर साइंस आती है ना, थोड़ी बहुत भी, तो देखो सोडियम हाइपोक्लोराइड, ग्लिसरॉल और डीएमएसओ और सुक्रोज, इसमें से निकालो कि कौन सा सबसे अलग है। देखो सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज का एक प्रकार है ना। यहां पे इन्होंने जैसे ये किसी भी प्रकार का आपसे ये पूछ लिया ना, तो इसमें सुक्रोज जो है सबसे अलग रखा है। जो साइंस वाले टीचर है वो आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या चीज होती है। अभी मैं आपको इसका आंसर बता सकता हूं। ठीक है, इसका आंसर सही है डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो कार्सिनोमा संबंध किससे रखता है? तो कार्सिनोमा का संबंध जो है त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का एक असाध्य ट्यूमर है, एक ट्यूमर निकल जाता है ना, ये कार्सिनोमा कहलाता है। क्योटो प्रोटोकॉल, देखो क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 के अंदर हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की कमी के लिए, बेसिकली इसके बीच में जो मध्यस्थ संस्था थी वो थी यूएनएफसीसी, है ना, कार्बन कंट्रोल क्रेडिट ये संस्था का नाम था। तो ये सही है 36वां क्वेश्चन। फिर देखिए आप, अच्छा हो गया क्या? फिर तो आसान थे क्वेश्चन। राजस्थान का राज्य वृक्ष पूछ रहा है। राजस्थान का राज्य वृक्ष तो कौन सा है? खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। इसके बाद देखो आप 38वां, एक निबल में कितनी बाइट होती है? एक निबल में 4 बाइट होती है। हाँ सही है, एक निबल में 4 बाइट, फिर उसका एक 8 बिट का एक बाइट होता है, सही है। अपने उड़ान पथ में अवरोधों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्न में से
कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं? भाई चमगादड़ करते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगे जो कि टकरा के वापस आती है, तो अल्ट्रासोनिक तरंगों को हिंदी में कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। सही था, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र, ये 2018 आरएस में भी आया था, ये फिर आ गया। राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र अजमेर में, ये कहां पे है? अजमेर में, है ना। फिर देखो कौन सी तरंग टीवी के रिमोट कंट्रोल पे लिए उपयोग ली जाती है? 50 बार आपने क्वेश्चन किया होगा, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। इसका सही आंसर क्या था? इंफ्रारेड, यानी कि अवरक्त विकिरण, बिल्कुल सही है। भारत का प्रथम उपग्रह है जिसकी संपूर्ण रचना और डिजाइन भारत में हुआ। देखो ये भारत का पहला देशी प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने मतलब अपना देशी जीपीएस बनाया था, उसका नाम था IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। 7 सैटेलाइट थे जो सिर्फ अपन ने बनाए थे, है ना। ये पहला ऐसा सैटेलाइट सिस्टम था जो इंडियन मेड था, ठीक है। इसके बाद तो हमने काफी बनाए, पर IRNSS का पूरा सिस्टम जो था ये हमने बनाया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखो, ये तो वो आ गया नहीं, हाँ। कार्बन का कौन सा अपरूप दृढ़ त्रिविम संरचना है? हीरे की संरचना याद नहीं क्या? हीरे की संरचना में एक कार्बन जो है अपने बाकी चारों कार्बन से जो बंधा हुआ होता है और इसकी 3D स्ट्रक्चर होती है। ग्रेफाइट जो है परत के ऊपर परत होती है ना। चारों कार्बन आपस में एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, एक हमेशा फ्री रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हीरा, बिल्कुल सही है। फिर देखो ये तो कथन वाला हो गया, ठीक है सर। जैसे दोस्तों यहाँ लिखा है, यह मानते हुए कि हर पुस्तकालय में पुस्तक होती है, हर पुस्तकालय में, ये है पुस्तकालय, इसके अंदर क्या होती है? पुस्तक होती है। तो ये लिखा, निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। केवल पुस्तकालय में पाठक नहीं होते हैं, केवल पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते हैं, तो ये भी कोई जरूरी नहीं है। कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता है। और अगला है, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती है। ये लिखा है कोई भी पुस्तकालय पुस्तकालयों के बिना नहीं होता, ये लिखा है हर पुस्तकालय में पुस्तक होती है। हर पुस्तकालय में क्या होती है? पुस्तक होती है, यानी कोई भी पुस्तकालय बिना पुस्तक के नहीं होता है। यह आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहां जिन्होंने सी आंसर प्रेक्षित किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला है, यहां दिया है निम्न प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर दिए गए तय करना है आपको। यहां आपका कथन है, क्या देश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम के सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए? ये कह रहा है सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। इस पे आपके तर्क पूछे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, यह देश के शिक्षा तंत्र में एक रूपता लाने का तरीका है। तो दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं है, हर सब्जेक्ट अलग होता है, एक रूपता लाने के लिए आप पेपर नहीं करा सकते। ये कह रहा है हाँ ऐसा करना चाहिए, यह देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जा रहे स्नातक प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता की मानकीकृत करने में सहायक होगा। और तीसरा है, नहीं, प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर अपना पाठ्यक्रम तय करने की स्वायत्तता होनी चाहिए। तो यहां पहला तो दोस्तों गलत है, और यहां जहां तक मुझे लग रहा है फर्स्ट तो मजबूत नहीं है, सेकंड और थर्ड तो ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन रहेगा। यहां रीजनिंग का कोई खास लॉजिक है नहीं, आगे वाले की सोच पे निर्भर करता है। तो एक बार फिर इस पे विचार विमर्श कर लेते हैं। तो दोस्तों मुझे इसमें लगता है कि यहां कोई भी मजबूत नहीं है, इसको मैं प्रायिकता दे रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे ये डाउटफुल प्रश्न लग रहा है ना। तो यहां मेरा आंसर थोड़ा मेरे हिसाब से कोई भी मजबूत नहीं है, ये आंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा डाउटफुल प्रश्न रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये अगले आपके रीजनिंग के हैं। मैं आपको बता चुका हूं निम्न आकृति में कितने वर्ग है, 30 वर्ग है, और यहां पर इसमें था कुछ आरएस प्रोफेसर ने, ये सही है। इस श्रृंखला में 48 आएगा, और ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न था, इसमें BPST आएगा।
है ना, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। आगे गणित के प्रश्न में भी अपन चर्चा कर चुके हैं, और ये आगे फिर से आपके सामने एक प्रश्न इसमें ऐसा है जो गणित का नहीं है, वो है पंडित राजन मिश्र के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। पंडित राजन मिश्र के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। 53 क्वेश्चन है। हाँ, मार्क कर दो। देखो, ये पंडित राजन मिश्र ख्याल शैली के शास्त्रीय ग्राहक, हाँ सही बात है। 2007 में इनको पद्म श्री नहीं मिला था, इनको पद्म भूषण मिला था। बात समझ रहे हैं? पद्म श्री नहीं मिला था। तो इसमें कौन सा कथन सही है? केवल एक कथन सही है और कोई कथन सही नहीं है इसमें। फिर देखो मैथ्स का है ये गणित के प्रश्न आगे 55वां है। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया है? हाँ, चलने दो, ये तो हो गया ना। अच्छा, ये अच्छा गणित का बीच में एक ही था क्या ये? हाँ, तो भैया इसका सही आंसर था रामविलास पासवान। 55वें का सही आंसर क्या है? 2021 में रामविलास पासवान को नहीं मिला। बाकी शिंजो आबे, ये जापान के प्रधानमंत्री भूतपूर्व, वीवी लाल आर्कियोलॉजिस्ट थे, एसपी बाला सुब्रमण्यम ये पार्श्व गायक है, वो दक्षिण भारत की, इनकी डेथ हुई थी अभी, है ना। तो इसका सही आंसर था रामविलास पासवान। कंपनी जो भारत के संसद भवन का निर्माण करेगी, L&T, लार्सन एंड ट्यूब्रो, इसको दिया था ना ठेका, लार्सन एंड ट्यूब्रो को, ये निर्माण करेगी। 56वें का क्या है? बी। नेक्स्ट आगे देखो, ये आ गया ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस का कारण था म्यूक्रोमाइसिस, है ना, तो इसने लिख दिया म्यूकर, तो ये सही है इसका सही आंसर, ब्लैक फंगस। महामारी घोषित किया था राजस्थान ने इसको। कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की जो नौकरी, शिक्षा आदि पर कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण करती है, ये रिपोर्ट थी यूनेस्को की। यूनेस्को ने कोविड के कारण शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा है, इसके लिए एक रिपोर्ट प्रकाशित करी थी। हाँ, ये भी बड़ा चर्चा में था। राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा, मतलब सड़क में होने वाले एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए आधुनिकतम तकनीकों का प्रयोग किया जाए, इसके लिए एक MOU किया है। किसके साथ? IIT मद्रास के साथ। ठीक है, तो ये सही है। हाँ, ये वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से, वर्जिन जो एयरलाइंस है उसके जो संस्थापक है, वो सबसे पहले बन गए जिन्होंने अंतरिक्ष के अंदर एज एक, जिसको बोलते हैं ना, यात्री के रूप में वापस जाके आए। उनके साथ एक भारतीय मूल की भी लेडी थी जिनका नाम था शिरीषा बांदला। उनका नाम क्या था? शिरीषा बांदला। तो ये सही था, सी ऑप्शन। MSME मंत्रालय, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल मीडियम कहाँ है? ए ऑप्शन ही है क्या? ये पढ़ा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, इसमें होता है ये माइक्रो। ठीक है, चलो ठीक है, चलो रहने दो। किसका? कोवैक्सीन है ना ये? अरे ये है स्पाइक प्रोटीन, नहीं अपनी। इसका ये, इसका सही आंसर ये है, इसका आंसर सी है। ये तो मेरे को ही आता है, ये इंटरव्यू में पढ़ के गया था मैं। इसका सही आंसर है कोवैक्सीन। जो अपन ने बनाई ना, ये जो मृत सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो अपना है, इसको निष्क्रिय करके बनाई है। जबकि जो अपन ने दूसरी वाली बनाई, कौन सी लग रही ना अपने, कौन सी लग रही हो? कोविशील्ड। कोविशील्ड में अपन ने ये संशोधित mRNA के प्रोटीन को करके बनाया है, और स्पाइक प्रोटीन का प्रयोग किया है स्पुतनिक ने। ठीक है, ये तो मेरे को पता था। इसका आंसर सही है, सी। टोक्यो ओलंपिक में अपने 4 आदमी गए, 2 मेल 2 फीमेल, है ना, ये मैंने कहा भी था करके जाना, आ गया वो। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में स्मार्ट शहरों में अपना पहला आया है उदयपुर। स्मार्ट शहरों में पहली रैंकिंग किसकी आई भाई? उदयपुर की आई थी, चेक कर लेना। ये 5वां स्थान था ना इसका, हाँ 100 में से 5वें स्थान पे रहा था ये। ठीक है, तलवारबाज, पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने तलवारबाजी के इवेंट में कोई मैच जीता। पोलैंड की उसको हराया था इसने, भवानी देवी। आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है, हालांकि अगले मैच में ये हार गई थी, परंतु ये है अपने भवानी देवी। सही बात है। फिर ये क्या है? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में किन को जोड़ा जाएगा? ठीक है, इसका सही था, ये अपने जो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना है ना, आयुष्मान भारत योजना, उसके अंदर कोविड-19 का उपचार और होमोडायलिसिस को जो है ये भी अब जोड़ लिया गया है। तो 66 का सी या चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही था। नेक्स्ट,
देखो ब्रिक्स की 2021 की अपन ने वर्चुअल बैठक हुई थी और इस वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री ने करी थी। 67 का ये सी सही है। नेक्स्ट देखो, फ्रेंच ओपन एकल किसने जीता? फ्रेंच ओपन, फ्रेंच है ना ये, इस बार नोवाक जोकोविच जीत गया था अपना। हालांकि रोला गैरों का बादशाह अपना राफेल नडाल है, हार गया इस बार, उलटफेर हुआ। नोवाक जोकोविच के अब 20 ग्रैंड स्लैम हो गए। नेक्स्ट, ये तो हो गए आपके सारे, हो गए, फिर लो आप। तो दोस्तों यहां पूरे 100 प्रश्नों का हल आपको करा दिया गया है। तो आपने ऐसा पूरा पेपर का सॉल्यूशन देखा है, जिनके कल पेपर हैं, तो आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स और आर्थिक समीक्षा और बजट के बहुत ज्यादा प्रश्न आए हैं। ये आपका सब्जेक्ट काफी कमजोर रहता है, इसीलिए विद्यार्थी आज अधिक प्रश्न सही करके नहीं आए हैं। मैथ्स रीजनिंग के केवल 8 प्रश्न आए हैं और संविधान के 12 प्रश्न आए हैं। यानी आपको यहाँ राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के प्रश्नों की संख्या बहुत कम मिली है। भारतीय इतिहास के फिर भी प्रश्न थे। तो जिनकी परीक्षाएं आगे आने वाले समय में हैं, तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद है वो आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक्स और बजट अच्छे पढ़ के जाएंगे तो आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। पूरे 100 प्रश्नों का आंसर मैंने आपको बता दिया है। कल फिर सुबह हिंदी का पेपर सॉल्व होगा 1 बजे और शाम को फिर कल जीके जीएस का पेपर होगा। तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े हुए रहें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।